नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 59 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिश्तेदार ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स भेजे हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लड़ाइयां बहुत होती हैं घर में, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति है, जीवन में संघर्ष बहुत रहा है, कम उम्र में अपनी मां को इन्होंने जो है वो खो दिया। इसके बाद कहते हैं कि फिलहाल मंदिर में पृष्ठ का काम करते हैं, पहले एमएनसी में काम करते थे पर जॉब छूट गई। एक तरीके से देखें तो फिलहाल कोई काम नहीं है और घर लेने का योग कब है ये जानना चाहते हैं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं और इनकी जो लग्न कुंडली है वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न, ये कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न की। और यहां पर देखा जाए तो लग्नेश जो शनि है वो 12वें घर में अपनी ही राशि में विराजमान है, लेकिन 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। चंद्रमा देखा जाए जो कि राशि के लिए हम देखते हैं, चंद्रमा यहां पर वृषभ राशि में मौजूद है, तो इस जातक की जो कुंडली है वो बन जाती है कुंभ लग्न और वृषभ राशि की। कुंभ लग्न और वृषभ राशि की ये कुंडली बन जाती है। लग्न का मान देखिए 21 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास अच्छा बलाबल है। कुंभ लग्न शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, बार बार बोलता हूं कि शनिदेव के द्वारा जो अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है या शनिदेव जिस कुंडली में मुख्य ग्रह बनते हैं, विलंब, स्ट्रगल, संघर्ष दिखाई पड़ता है उस कुंडली में खास तौर पर, लेकिन सफलता भी जरूर मिलती है यदि शनि की पोजीशन अच्छी हो तो। लग्नेश 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं, वीक पॉइंट बनता है। लग्न के ऊपर चले, केतु और बुध यहां पर विराजमान है एक साथ और इन दोनों की युति से जड़त्व नामक दोष बन जाता है। हालांकि इस कुंडली में बुध जो है वो योग कारक ग्रह है, बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो बहुत खराब स्थिति में तो नहीं है, लेकिन डिग्री देखें तो 11 डिग्री का केतु है और 11 डिग्री का ही बुध है, तो दोनों जो है बिल्कुल एक डिग्री पर ही विराजमान है, एक ही नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में ये विराजमान है। तो यहां पर काफी हद तक केतु और बुध जो है प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। बुध देखा जाए इस कुंडली में कौन है तो यहां पर वो पंचमेश है, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही साथ जो है बुध इस कुंडली में आयु भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। तो यहां पर शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह जाकर के लग्न में विराजमान है। राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है यहां पर बुध का, और लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, यहां पर अच्छे डिसीजन लेने में मदद करता है। यहां पर देखा जाए बुध, इसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये कम्युनिकेशन को अच्छा कर देंगे, वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन को ये जो बुध है ये अच्छा कर देंगे। चलिए, हालांकि यहां पर जो बुध है वो काफी हद तक प्रभावित है केतु से, तो पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में राहु और केतु दोनों ही कारक ग्रह हैं, राहु और केतु दोनों ही कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं केतु कैसा परिणाम देंगे। केतु 11 डिग्री का है, शनि की राशि में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, लेकिन शनि कहां है तो शनि जाकर के 12वें घर में विराजमान है। केतु हो गए नेगेटिव। क्यों हो गए नेगेटिव? क्योंकि शनिदेव ना केंद्र में है ना त्रिकोण में विराजमान है, इस वजह से केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो ये अब बुध को थोड़ा और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। यहां पर बैठा हुआ केतु भ्रमित करेगा आपको, भ्रम की स्थिति दे सकता है आपको, मन थोड़ा सा कई बार शांत नहीं रहेगा आपका। बुध इंटेलिजेंस दे रहा है आपको, ये मत सोचिए कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, मरकरी आपको इंटेलिजेंस दे रहा है, लेकिन केतु आपको जो है वो कंफ्यूजन भी दे रहा है। यहां पर बैठे हुए केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान के भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो शिक्षा में ये बाधा डाल सकते हैं, संतान संबंधित सुखों में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि है, सूर्य के राशि को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में क्लेश की स्थिति, अनबन की स्थिति ये देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर और यहां पर विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं, दूर दराज की यात्राएं करवा सकते हैं, धर्म वगैरह से, अध्यात्म से आपको जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहां पर कुंडली के द्वितीय भाव की तरफ। सूर्य यहां पर 8 डिग्री का विराजमान है। सूर्य इस कुंडली में कौन है तो सप्तमेश है।
सप्तमेश है, हालांकि मारक ग्रह कहेंगे, हालांकि सूर्य चंद्रमा को कोई विशेष मारक होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कारक नहीं है। सूर्य और चंद्रमा इस कुंडली में कारक नहीं है। यहां पर देखा जाए सप्तमेश जो सूर्य है वो जाकर के द्वितीय भाव में विराजमान है गुरु की राशि में। यहां पर कहीं ना कहीं सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना कहीं से कोई बुरा नहीं है। कई बार ये स्थिति जो है व्यक्ति को विवाह के बाद धन का लाभ करवाती है, विवाह के बाद धन का लाभ करवाती है, क्योंकि पत्नी भाव का स्वामी ग्रह जो है धन भाव में जाकर के विराजमान हुआ पड़ा है। तो विवाह के बाद थोड़ा बहुत धन का लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए एक दोष बना रहे हैं सूर्य। क्या दोष बन रहा है यहां पर, तो ध्यान से देखिए। इस राशि इस भाव से यदि आप चलेंगे तो सूर्य यहां से 8 घर और इधर से 6 घर दूर है। इसे कहते हैं कुंडली में षडाष्टक दोष का बन जाना। षडाष्टक दोष बन रहा है आपके सप्तम भाव से, विवाह भाव से षडाष्टक दोष का बनना। इसका मतलब है कि मैरिटल लाइफ में ये परेशानी देंगे। वैसे भी सूर्य कोई बहुत प्रेम का कारक ग्रह नहीं है, कहीं ना कहीं सूर्य कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, ईगो को दर्शाता है, तो उसको लेकर के परेशानी हो सकती है। षडाष्टक दोष जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ के सुखों में कमी कर देगा। सूर्य यहां पर बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, वाणी को जो है थोड़ा उग्र कर देंगे। सूर्य अग्नि है, वाणी को उग्र कर देंगे। तो कोशिश करें आप अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाएं, जैसे कि नेता बनाते हैं, ना कि उग्र बनाएं। उग्र बनाएंगे नुकसान हो जाएगा। 8 डिग्री का सूर्य है, बल इनके पास 50% का है, वृद्ध अवस्था का ये सूर्य माना जाएगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी समदृष्टि पड़ेगी, ये बुध की राशि को देखेंगे। और यहां पर जो है ये आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपको एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इंटरेस्ट दिलवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव में देख, हाँ यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो चश्मा, नेत्र में चश्मा लगवा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। शुक्र यहां पर विराजमान है। शुक्र देखिए 5 डिग्री के साथ बाल अवस्था का वक्री होकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र यानी कि प्रेम का कारक ग्रह, स्त्री सुख का कारक ग्रह। आपकी कुंडली में शुक्र कौन है, तो वो है आपकी सुखेश और भाग्येश। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह शुक्र है। बैठा कहां है, तीसरे भाव में, मंगल के घर में जाकर के बैठा हुआ है, लेकिन वक्री है। वक्री शुक्र मैरिटल लाइफ के सुखों में कमी लाता है। वक्री शुक्र मैरिटल लाइफ के सुखों में कमी लाता है। प्रेम संबंधों में ये परेशानी देते ही देते हैं। वक्री शुक्र की बात कर रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए कि शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह है। शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह है, तो वो बाध्य है कि वो आपको लाभ देंगे। बाध्य है कि वो आपको लाभ देंगे। ऐसा नहीं कि एक सूत्र लगा दिया और कह दिया कि वक्री है तो सब कुछ खराब रिजल्ट दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, वक्री होने के जो रिजल्ट है उसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं मैरिटल सुखों में, खास करके स्त्री सुख में आपको कमी लाएगा। यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है तीसरे भाव में आपको आर्टिस्टिक एबिलिटी दे सकता है। आर्टिस्टिक एबिलिटी ये थोड़ा बहुत दे सकता है, क्योंकि तीसरे भाव से हम आर्टिस्टिक स्किल्स को भी देखते हैं। कम्युनिकेशन को थोड़ा बहुत ये बेहतर बना सकते हैं। यहां पर बैठे हुए जो शुक्र है बाल अवस्था के साथ है, 25% का बलाबल है। इनकी दृष्टि जाएगी देखिए कहां पर, तो भाग्य भाव के ऊपर। तो भाग्य भाव के ऊपर देखेंगे, भाग्य का ये साथ दिलवाएंगे, भाग्य से आपको लाभ करवा देंगे। चतुर्थ भाव जो कि माता से सुख और जीवन के सभी सुखों के लिए देखते हैं, 4th हाउस, उसके स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं। उस भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है। इस भाव से जाकर के 12 घर पीछे ये शुक्र बैठे हुए हैं। द्विद्वादश का दोष बन गया किससे, तो चतुर्थ भाव से। द्विद्वादश का दोष बनना चतुर्थ भाव से, यानी कि मकान संबंधित सुखों में कमी, वाहन संबंधित सुखों में कमी, यानी कि इसको लेने में आपको परेशानी हो, विलंब हो। ले भी लें तो सुख में थोड़ी सी कमी हो जाए। माता से सुखों में भी ये आपको कमी कर देगा। आपने प्रश्न भी बोला है, जो माता जो है बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि सिर्फ आपके कुंडली में ये कह दूं कि आपकी कुंडली में ही ये है, ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहां पर इतना जरूर कह सकते हैं कि यहां पर वक्री शुक्र और द्विद्वादश का दोष जो चतुर्थ भाव से बन रहा है वो इन सुखों में कमी ला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का चंद्रमा है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है। उच्च का नहीं कहेंगे क्योंकि 3 डिग्री तक ही चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, लेकिन उच्च की राशि में विराजमान है, वृषभ राशि में विराजमान है, तात्कालिक मैत्री में भी है शुक्र के साथ। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा कौन है, मैंने आपको बताया था कि इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कारक नहीं है। षष्ठेश है। षष्ठेश यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में आकर के बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति यहां पर नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं माता को कोई ना कोई बीमारी, क्यों, चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह है। मां के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, पिता के लिए सूर्य को देखते हैं। तो यहां पर रोग भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा सुख भाव में माता के भाव में आकर के बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं माता को कोई ना कोई बीमारी या परेशानी रह सकती है। हालांकि यहां पर उच्च का बैठा हुआ जो चंद्रमा है ये कुछ लाभ भी दे सकता है, ये कुछ लाभ भी दे सकता है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह संबंधित अपनी दशा में प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ करवा देगा।
प्रॉपर्टी का, यह आपको लाभ करवा देगा अपनी दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से। यहां पर बाल अवस्था का ये चंद्रमा बहुत ज्यादा बल इनके पास नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर चंद्रमा देखा जाए, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, करियर के ऊपर नीच की दृष्टि पड़ेगी। नीच की दृष्टि पड़ेगी तो करियर स्टेबल होने में परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। इनकी दशा में स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे। स्वास्थ्य को चंद्रमा कौन सा परेशानी दे सकता है स्वास्थ्य का, तो चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं कोल्ड, कफ, निमोनिया, अस्थमा, इन सब की परेशानी देता है। इन सब चीजों से जुड़े हुए जो चीजें हैं उनका ध्यान रखेंगे आप, और करियर में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, क्योंकि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के। इतना जरूर कहूंगा कि यहां पर जो माता का सुख है वो बहुत खराब नहीं कह सकते हैं। माता का जो सुख है वो यहां पर मैं जबरदस्ती बोल दूं कि बहुत खराब नजर आ रहा, ऐसा नहीं है। जरूर उनकी कुंडली में कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से परेशानी हुई होगी, लेकिन आपकी कुंडली में यहां पर चंद्रमा उच्च का बैठ गया है और मैं यहां पर जबरदस्ती बोल दूं कि यहां पर स्थिति बहुत खराब है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि उच्च का चंद्रमा सिर्फ हो जाने से अच्छा नहीं हो जाता है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा है कौन, वो रिजल्ट किस भाव के अनुसार आपका दे रहा है वो मैंने आपको बताया कि वो षष्ठेश है, तो वो कोई बहुत कारक नहीं है। लेकिन यहां पर यह कह देना कि उच्च का चंद्रमा है और माता के सुखों में बहुत कमी कर देगा और माता की मृत्यु का कारक ये है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव की तरफ चलते हैं। मंगल यहां पर विराजमान है, 16 डिग्री का मंगल है, बलाबल पूरा है मंगल के पास, 100% बलाबल है। अति शत्रु यहां पर बुध के घर में बैठा हुआ है और तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है, तो यहां पर अति शत्रु हो गए ये मंगल। और इस कुंडली में मंगल कौन है, तो तृतीयेश है, और साथ ही साथ जो है मंगल वो है आपके कर्मेश। यहां पर मंगल देखा जाए राजयोग बनाकर के, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के पंचम भाव में विराजमान है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए इस कुंडली में वो कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर वो एक समग्रह की श्रेणी में आएंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ है, टेक्निकल क्षेत्र में आप यदि शिक्षा लेना चाहेंगे आपको ये उस क्षेत्र में लाभ करवा देगा। यहां पर जो बैठा हुआ मंगल है, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आयु भाव के ऊपर, और यहां पर चोट चपेट एक्सीडेंट का ये योग बना देता है। उसको लेकर के सावधानी रखेंगे। मंगल की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ आपको करवा देंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, तो हो सकता है संतान की तरफ से आपको लाभ हो जाए, या जो शिक्षा आपने ग्रहण की उससे थोड़ा बहुत ये मंगल आपको अपनी दशा में लाभ करवा दे। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। उच्च की दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ना, यानी कि विदेश की यात्राएं करवा सकता है मंगल, और पैसों का व्यय करवा सकता है। ये वीक पॉइंट है, पैसों का व्यय करवा सकता है और विदेश की यात्रा करवा सकता है। ये एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है। तो यहां पर अस्पताल के खर्चों को ये बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक बात याद रखिएगा, मंगल कारक नहीं है इस कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर केतु के नक्षत्र का बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, 11 डिग्री का है। बल बहुत अच्छा है राहु के पास, सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में अति शत्रु सूर्य के घर में विराजमान है। सूर्य कहां है, ना केंद्र में ना त्रिकोण में। कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ की परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। सिर्फ इस भाव को देख करके कह सकते हैं और सूर्य की प्लेसमेंट को देख करके कह सकते हैं आप कि मैरिटल लाइफ में परेशानी नजर आ रही है। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं विवाह के सुखों में कमी कर रहे हैं, अनबन की स्थिति, कलह की स्थिति ये दे रहे हैं। और यहां पर देखा जाए सूर्य की राशि में बैठना मतलब कि और भी ज्यादा बेड़ा गर्क। राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। देखिए नीच की दृष्टि पड़ेगी अपनी दशांतर दशा में लाभ में कमी। दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, लग्न के ऊपर दृष्टि बहुत खराब नहीं है, आपको क्रिएटिव और नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना सकता है आपको। राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। तो इनकी जो सप्तम और नवम दृष्टि है ये बहुत खराब नहीं कही जाएगी। हाँ, जो नवम दृष्टि है वो आपको फिजूल की यात्राएं और फिजूल की मेहनत भी करवा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और केतु के नक्षत्र का है राहु। मैंने आपको बताया था कि राहु जो है वो केतु मतलब कि विच्छेद, केतु मतलब कि अध्यात्म। तो कहीं ना कहीं विवाह भाव में राहु का बैठना, केतु के नक्षत्र में बैठना, सूर्य की राशि में बैठना, ये वीक पॉइंट बनता है विवाह के लिए। चलिए कुंडली के 12वें घर की तरफ चलते हैं। 12वें घर में गुरु और शनि एक साथ विराजमान है यहां पर, और शनि यहां पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए, स्वग्रही होकर के बैठे हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई आपको ये कह दे कि शनि का यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है। देखिए विपरीत राजयोग की स्थिति तब लागू होती है जब 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए। तो बिल्कुल यहां 12वें घर का स्वामी ग्रह शनि है, 12वें घर में बैठा हुआ है। लेकिन इसका सूत्र, इस सूत्र का अगला पॉइंट ये है लग्नेश बलवान हो, तब जाकर के विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन यहां पर लग्नेश खुद ही शनि है, तो यहां पर यह कह देना कि शनि का ही विपरीत राजयोग बन रहा है, ये मेरे अनुसार ये जो है
सही नहीं है। तो यहां पर शनि इतना जरूर है कि 12वें घर में विराजमान है, तो 12वें घर से संबंधित कुछ लाभ आपको जरूर दे जाएंगे। क्या? तो विदेश भाव का स्वामी ग्रह बनता है, विदेश भाव में बैठा हुआ है, लाभ करवा सकता है, लाभ करवा सकता है, विदेश लेकर के जा सकता है। और वैसे भी लग्नेश शनि का विदेश भाव में बैठना स्वग्रही, यदि आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे, जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे आप, उतना आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जन्म स्थान से दूर निकल जाइए, जितना दूर जा सकते हो उतनी ज्यादा आपको तरक्की देखने को मिलेगी। गुरु और शनि एक साथ विराजमान है यहां पर 12वें घर में, कोर्ट संबंधित मतलब कि लॉ के फील्ड में ये आपको सफलता दिलवा सकते हैं। यहां पर देखा जाए गुरु नीच का है, गुरु नीच की राशि में है, हालांकि वो 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। और दूसरा यहां पर गुरु का नीच भंग हो रहा है, तो गुरु यहां पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। फिर से बता देता हूं, हर एक वीडियो में बताया है जहां पर भी नीच भंग हुआ है, नीच भंग एक बचाव है, नीच भंग एक बचाव है। ये कोई बहुत बड़ा राजयोग और जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बचाव की स्थिति है कि हाँ ग्रह नीच के हैं, लेकिन यदि आप उसको ठीक करते हैं, आप खूब मेहनत करते हैं उन चीजों के से जुड़ी हुई चीजों में, तो आपको यही ग्रह राजा के समान फल दे सकता है, लेकिन अथक परिश्रम के बाद। शनि यहां पर बैठा हुआ 4 डिग्री का शनि है यहां पर, और शनि मृत अवस्था का है, बल बहुत ज्यादा नहीं है शनि के पास। शनि की दृष्टियां जो है उसमें भी बहुत कम बलाबल होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर जाएगी। कहीं ना कहीं वाणी का ध्यान रखिए, धन का ध्यान रखिए, आत्मविश्वास में ये कमी कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि होगी, तो यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ये शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, इसमें आपको ये लाभ दिलवाएगा। शनि शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, ये लाभ की स्थिति है। शनि जो 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने पैरों का ध्यान रखें। शनि जो है पैरों से जुड़ी हुई परेशानी दे देते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखेंगे। और शनि की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लाभ करवा देंगे भाग्य से। चलिए, दृष्टि में बहुत ज्यादा बल नहीं है शनि के। गुरु के ऊपर चलते हैं। 8 डिग्री का गुरु है यहां पर, 50% के आसपास का बलाबल है, नीच की राशि में है, लेकिन नीच भंग हो रहा है गुरु का। पॉजिटिव बात है गुरु का नीच भंग होना। 12वें घर में बैठा हुआ है गुरु, क्या परिणाम दे जाएगा? देखिए यहां पर बैठा हुआ है गुरु, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े सजग हो जाइए आप। और यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु है कौन इस कुंडली में, सबसे पहले ये देखते हैं। तो गुरु इस कुंडली में जो है आपके धनेश है और लाभेश है, मतलब कि कुंभ लग्न की कुंडली में धन का जो डिपार्टमेंट है वो गुरु के हाथों में है। अब वही गुरु 12वें घर में खर्च के भाव में जाकर के बैठा हुआ है, नुकसान के भाव में, लॉस के भाव में बैठा हुआ है। तो सेविंग्स यानी कि धन का भी नुकसान, पैतृक संपत्ति संबंधित नुकसान, और लाभ में भी कमी, क्योंकि नुकसान के घर में बैठा हुआ है। कैसे लाभ उठा सकते हैं आप इस गुरु का? विदेश जाकर, विदेश नहीं जा सकते, जन्म स्थान से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाइए, यदि संभव हो तो। मैंने बार बार कल भी एक वीडियो में मैंने बताया था, और पिछले भी वीडियोस में मैंने बताया है, विदेश भाव का मतलब ये नहीं होता कि आप विदेश ही चले जाएं। बस विदेश का मतलब ये होता है कि आप बर्थ प्लेस से जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाइए। विदेश जाना संभव है तो विदेश चले जाइए, नहीं तो मान लीजिए कि आप नॉर्थ साइड रहते हैं तो आप साउथ साइड चले जाइए, साउथ वेस्ट चले जाइए, साउथ ईस्ट चले जाइए, बट डिस्टेंस बढ़ा लीजिए बर्थ प्लेस से। तो यहां पर गुरु आपको तभी लाभ दे सकते हैं, अन्यथा यहां पर जो गुरु है वो नुकसान करेंगे, धन वगैरह में ये कमी कर देगा। नीच भंग हुआ है तो बहुत खराब स्थिति नहीं होगी, लेकिन नीच भंग का मतलब मैंने बार बार बताया है कि बहुत जबरदस्त ये कोई राजयोग नहीं है। खास करके इनिशियली तो ये आपको परेशानी में ही डालेगा, इनिशियली तो ये गुरु आपके धन में कमी ही करेंगे, इनिशियली ये आपकी सेविंग्स को डुबाएंगे ही, इनिशियली ये आपको लाभ में कमी ही करेगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान के ऊपर, शत्रु दृष्टि है। इस कुंडली में गुरु कहीं से भी कारक भी नहीं है, शत्रु दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा को ये बैलेंस करेगा, अच्छी बात है। प्रॉपर्टी वगैरह में जो है ये आपको लाभ दे देंगे। शत्रु दृष्टि है फिर भी गुरु आपको लाभ दे देगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गुरु नीच के हैं तो कितना लाभ दे देंगे? थोड़ा बहुत ही लाभ दे पाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव के ऊपर, तो काफी हद तक जो है ये आपको शत्रुओं से रक्षा करने वाले होंगे, बीमारी वगैरह में आपकी रक्षा करेंगे, ये बचाव करेंगे, उनसे आपका लाभ देगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर, आपकी आयु में वृद्धि करेगा, आयु में वृद्धि करेगा। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, लोन लेने की स्थिति ये गुरु बना सकते हैं, लोन लेने की स्थिति ये गुरु बना सकते हैं, उसका ध्यान रखें। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण।
प्रश्नों पर जाने से पहले जो है आपकी दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा फिलहाल आपको मरकरी यानी कि बुध की चल रही है, और बुध की जो दशा है महादशा वो आपको अभी प्रारंभ हुई है। कब से? तो 28 अगस्त 2019 से आपको बुध की महादशा प्रारंभ हुई है। बुध की दशा आपके लिए बेहतरीन जाने वाली है, अच्छी रहने वाली है। बुध में बुध की ही अंतरदशा चल रही है 25 जनवरी 2022 तक। 25 जनवरी 2022 तक आपको बुध में बुध की अंतरदशा रहने वाली है। मतलब कि जैसे जैसे बुध की दशा प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आपको लाभ की स्थिति देखने को ज्यादा मिलेगी। 2023 जनवरी 2023 के बाद आपके लाभ में और आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। काफी पॉजिटिव समय आ जाएगा जनवरी 2023 के बाद से। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए बुध की दशा प्रारंभ हुई है। बुध योग कारक ग्रह हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं। तो बुध जिन जिन चीजों को रूल करते हैं मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूं। बुध यहां पर जो है वो स्किन को रूल करता है। बुध जो है वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को रूल करता है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे। कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी, कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। चिंता मत करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई ऐसी परेशानी बुध तो नहीं देने वाला आपको। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं घर में, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति है। देखिए चतुर्थ भाव जो है वहां पर उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्र वहां पर वक्री है और द्विद्वादश का दोष बना रहे हैं। छोटा सा वीक पॉइंट है, लेकिन विवाह में जो कलह की स्थिति है ये राहु केतु की वजह से है। और यदि कुंडली मिलान नहीं किया गया होगा तो परेशानी तो साफ साफ नजर आ रही है। अगर कुंडली मिलान किया गया हो तब भी यहां पर ये परेशानी तो देंगे ही देंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वैवाहिक जीवन में कलह का कारण क्या है। केतु की दृष्टि पड़ना, राहु का वहां पर बैठना, सूर्य का षडाष्टक दोष बनाना, एक नहीं तीन तीन चार चार कारण है यहां पर। और शुक्र इनका जो कि है वो वक्री है। चलिए जीवन में संघर्ष बहुत रहा है। कम उम्र में अपनी मां को इन्होंने खो दिया है। बिल्कुल यहां पर कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष रहा है, मैं समझ सकता हूं। और जो दशाएं रही होंगी 2008 से पहले तक जो इनको दशाएं रही होंगी वो काफी हद तक, माफ करिए 2000 तक जो इनको दशाएं रही होंगी वो काफी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रही। गुरु की जो अब तक अंतरदशा महादशा इनको चल रही थी वो समय इनके लिए कोई बहुत कारक नहीं रहा। और इसके बाद जो है आपने पूछा है प्रश्न, फिलहाल मंदिर में पृष्ठ का काम करते हैं। पहले एमएनसी में काम करते थे पर जॉब छूट गई। एक तरीके से देखें तो फिलहाल कोई काम नहीं है। देखिए पृष्ठ का काम करते हैं, गुरु को देखते हैं इन चीजों के लिए। बहुत जबरदस्त काम तो ये नहीं कर रहे हैं अपनी कुंडली के अनुसार, सीधा सा मैं आपको बता देता हूं। और करने दीजिए इनको, गुरु इनका थोड़ा बेहतर है D9 चार्ट में। इसके अलावा यदि मुझसे आप पूछे कि कुछ और कार्य ये कर सकते हैं अथवा नहीं, तो यदि इनके पास थोड़ा बहुत भी धन हो, बहुत कम भी, तो ये स्टेशनरी शॉप खोल सकते हैं, उसमें लाभ होगा। किताब पेपर से रिलेटेड दुकान खोलिए, पेपर प्रिंटिंग प्रेस पब्लिशिंग इनसे जुड़ जाइए, किताबों से जुड़ी हुई दुकान खोल सकते हैं। उससे आपको, उस बिजनेस से आपको लाभ देखने को मिलेगा। बुध आपका अच्छा है, D9 चार्ट भी मेरे सामने है, वहां पर भी बुध की स्थिति अच्छी है। मैं आपको उपाय बता दूंगा जिससे कि आपका बुध और अच्छा हो जाए। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बुध की महादशा भी आपको चल रही है, तो मरकरी से जुड़े हुए फील्ड में आप काम करते हैं, ये दशा आपको बहुत लाभ दे जाएगी। चलिए घर लेने का योग, इन्होंने पूछा है घर लेने का योग। देखिए आपको बता दूं कि छोटा सा योग इस वर्ष नवंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर तक है। ये बहुत बड़ा योग नहीं है। बड़ा योग कब है आपके लिए घर वगैरह लेने का? वो योग है आपके लिए जनवरी 2023 से लेकर के नवंबर 2025 के बीच। मतलब कि जनवरी 2023 के बाद यदि आप घर लेते हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति नजर आ रही है कुंडली के अनुसार। चलिए D9 चार्ट के ऊपर चलते हैं। उपाय बताने से पहले नवमांश कुंडली को एक बार देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर हुई है। वहां पर जो शुक्र है वो आपके सप्तमेश भी है और स्वग्रह ही विराजमान है, तो थोड़ी सी ये स्थिति ठीक है वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन यहां पर जो राहु केतु बैठे हुए हैं ये परेशानी तो देते रहेंगे। शनि चंद्रमा आमने सामने है, यानी कि विष दोष और चंद्रमा पीड़ित, आपके नवमांश कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नजर आ रहे हैं। काफी हद तक वहां पर परेशानी नजर आ रही है। शनि मंगल एक साथ विराजमान है, संघर्ष, शनि और मंगल एक साथ विराजमान मतलब कि संघर्ष, वहां पर संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है। बुध वहां पर ठीक है, हालांकि केतु के साथ जड़त्व दोष वो वहां पर भी बना रहे हैं। और गुरु आपका स्वग्रही है वहां पर, तो वो थोड़ा बहुत लाभ दे रहा है आपको, और उससे जुड़ा हुआ लाभ आपको जो पृष्ठ के फील्ड में आप काम करते हैं थोड़ा बहुत मिल जाएगा। क्या करना है? कुछ उपाय कर लीजिए जिन उपायों से आपको आने वाले समय में और ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो पन्ना रत्न आपको धारण करना है। करीब 5-5.25 रत्ती का पन्ना रत्न अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप धारण करेंगे, चांदी अथवा सोने की अंगूठी में, जिसमें आपकी इच्छा हो आप धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातःकाल
अगला उपाय है भगवान गणेश की यथासंभव पूजा आराधना करें। यथासंभव पूजा आराधना करें। जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, आप करते रहिए। विशेषकर आप पूछेंगे कौन सा जाप करूं, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बहुत लाभ देंगे। इसके अलावा जो है आपको नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। 3 माला जाप करेंगे शुक्र के मंत्रों का, घर लेने में भी फायदा देगा, भाग्य का भी बहुत ज्यादा साथ मिलेगा, मैरिटल लाइफ में भी सुख देखने को मिलेगा, और ओवरऑल भी जीवन में ये आपको धन वगैरह देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन देते हैं। तो यहां पर शुक्र आपके सबसे योग कारक ग्रह है, इसको भी आप पॉजिटिव करें। गले में एक 7 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे लाल धागे में। कब? तो शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। इसके अलावा नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। और यदि आपको पृष्ठ के ही क्षेत्र में रहना है, मतलब पुजारी के ही क्षेत्र में रहना है, इसी में काम करना है और इसी में आप धन लाभ चाहते हैं, तो बृहस्पति को भी ठीक करें। कैसे? तो नित्य बृहस्पति के मंत्रों का आप जाप करेंगे या फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, उससे भी लाभ होगा। और साथ ही साथ नहाने वाले जल में, जिस जल में आप नहाते हैं, 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के नहाएंगे, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। बृहस्पति का कौन सा मंत्र? तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। 1 माला से लेकर के 3 माला या 5 माला तक भी आप जाप कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। 1 माला जरूर आपको जाप करना है। इससे आपको जीवन में जो है धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, और जिस क्षेत्र में आप फिलहाल काम कर रहे हैं उसमें भी ये आपको लाभ कुछ महीनों के बाद देने लगेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 59 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक और नई सूचना दे दूं आप सबको, हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा प्रारंभ की है, जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जिससे कि जीवन में आपको और भी ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाए, जैसा कि सेलिब्रिटीज कराते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।